औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा आसिफ। नाज़रीन, आप सबको जुम्मतुल मुबारक, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि आपको मालूम है, पिछले 3 दिन से जो अभी पूरे ही तकरीबन मीडिया पे आप देख रहे होंगे 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम्स के बारे में काफ़ी ख़बरें जो है हेडलाइन की ज़ीनत बनी हुई है। जिस तरह से पेपर्स लीक हुए, क्या वजूहात थी, इसका जो इसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया गया फ़ेडरल की तरफ से। वज़ीर तालीम के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी गफलत की वजह से एग्ज़ाम्स जो है वो मतलब पेपर लीक हो गए थे। क्या वाकई पेपर्स लीक हुए या करवाए गए, इसके पीछे कौन माफिया काम कर रहा है, इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम्स जो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल होते हैं, 9वीं और 10वीं के ही नहीं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत कॉन्फिडेंशियल होते हैं। लेकिन इस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम्स मतलब पेपर लीक हो जाना, क्या माजरा है, कौन माफिया है इसके पीछे, क्या वाकई बच्चों को प्रमोट करवाया जा रहा है, बच्चों को नकल में मतलब उनके करियर के साथ खेला जा रहा है। जो बच्चे अगर मैं बात करूं मेहनत करके आते हैं पूरी पूरी रात, पूरा पूरा महीना सिर्फ इन दिनों के लिए जो है वो तैयारी करते हैं कि हम सिर्फ अपना अच्छा एग्ज़ाम दे दें। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये नकल माफिया, तो उन्होंने तो बच्चों के करियर को तबाह कर दिया ना, मतलब कोई कसर ही नहीं छोड़ी, किसी किस्म का कोई उन्होंने आश्रय ही नहीं किया बच्चों के करियर के साथ खेलने के लिए। तो इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। मतलब पेपर आउट होने के बावजूद रात में पेपर किस तरह से आउट हुए, किस तरह से उसको उसको पेपर्स को जो है मतलब उसी तरह से उनके क्वेश्चंस को चेंज भी नहीं किए गए, उस हवाले से हम बात करेंगे। मतलब इतना टाइम था आपके पास, अगर रात में पेपर लीक हुआ है तो आप सुबह उसको चेंज कर सकते थे, लेकिन नहीं किए गए। क्या वजूहात थी, इस हवाले से बात करेंगे। और साथ हम बात करेंगे कोविड-19 की चौथी लहर के हवाले से। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोरोना की चौथी लहर जो है वो फिर से तेज़ी अख्तियार कर चुकी है, काफ़ी जल्दी तेज़ी से फैल रहा है कोरोना। इस हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, आपको मालूम है मवेशी मंडी का रुख कर रहे हैं, चाहे बच्चे हों, जवान हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि हम मवेशी मंडी जाए, वहाँ पे देखें किस तरह के जानवर आए हुए, नायाब जानवर, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी मवेशी मंडी कराची में कायम की गई है। जिस तरह से आपको मालूम है हर नस्ल के, हर तरह के जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है, हर बड़े की ख्वाहिश होती है, हर बूढ़े की ख्वाहिश होती है हम जाए वहाँ पर देखें किस तरह से खूबसूरत जानवरों को सजाया गया है, कितने खूबसूरत खूबसूरत वहाँ पे जानवर लाए गए। इस हवाले से हम बात करेंगे क्या जानवरों में जो बीमारियाँ वो इंसानों में ट्रांसफ़र हो सकती है, और इंसानों की बीमारी क्या जानवरों में ट्रांसफ़र हो सकती है। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है जितने भी मंडी के व्यापारी आए हुए हैं इंटीरियर सिंध से, पूरे मुल्क भर से, पंजाब की अगर मैं बात कर लूँ तो डिफरेंट पाकिस्तान के जो है सूबों से लोग आए हुए अपने खूबसूरत जानवर लेके। लेकिन क्या वो खुद वैक्सीनेटेड है, इस हवाले से हम बात करेंगे। किस तरह से मंडी इंतज़ामिया ने अपनी SOPs को फॉलो कर रहे हैं, किस तरह से वो आवाम को SOPs पे फॉलो करने में मजबूर कर रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आवाम की, तो आवाम तो उनका बहुत ही ज़्यादा रश नज़र आ रहा है मवेशी मंडी में, चाहे बच्चे हों, बड़े, जिस तरह से मैंने जिक्र किया, हर शख्स मंडी की तरफ रुख किया हुआ है। लेकिन वो क्या मतलब वैक्सीनेशन जो है कार्ड्स वहाँ पर दिखाए के अंदर एंटर कर रहे हैं लोगों को, या फिर डायरेक्टली अंदर जाने दे रहे, क्या मामला है, किस तरह से SOPs फॉलो कराई जा रही हैं। क्योंकि अभी चौथी लहर के हवाले से अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ख़तरनाक बताई जा रही है और बहुत तेज़ी से फैलती हुई नज़र आ रही है। इसके ऊपर कारोबारी तबका जो है कितना मुतासर हो सकता है अगर खुदा न ख्वास्ता मंडी की वजह से शहर में जो है तेज़ी से कोविड फैल जाता है। और इसके पीछे किसकी गफलत होगी, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर कंट्रोल करेगी, क्या हमारे ताजर जो है इसके साथ मतलब इस चौथी जो लहर है, वेव जो है, इसके साथ कोऑपरेट करेंगे। हमारी स्कूल इंतज़ामिया की अगर मैं बात करूँ या कॉलेज इंतज़ामिया की, वो किस तरह से हमारी गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेगी, इस वाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। आज का जो हमारा प्रोग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आप लोग नाज़रीन अपनी कॉल के ज़रिए भी हमसे रब्ता करें, अपनी राय आप लोग दें, क्योंकि आवाम की जो राय होती है
हमारी वही कोशिश होती है, हम इसके ऊपर अपना प्रोग्राम जो है सजाएं। तो आप लोग हमें कॉल करें, आप लोग बताएं कि मतलब आवाम किस तरह से देख रही है, वैक्सीन जो है वो क्यों नहीं लगवाई जा रही है, क्या डर खौफ आप लोगों के दिलों में बैठ गया। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ होंगे सीनियर तज्जियाकार, मंडी के जो पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है, उनसे भी हम इस हवाले से बात करेंगे कि अंदर किस तरह के इंतजामात जो है फॉलो कराए जा रहे हैं, किस तरह की SOPs फॉलो कराई जा रही है। स्कूल के हवाले से हम बात करेंगे, ऑल प्राइवेट स्कूल एंड जो है कॉलेज जो उनके एसोसिएशन के जो वाइस चेयरमैन हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे किस तरह से स्कूल कॉलेजेस में एग्ज़ाम्स के दौरान जो है SOPs फॉलो कराई जा रही है। अगर खुदा न ख्वास्ता कोरोना फैल जाता है, किस तरह से आप लोग कंट्रोल करेंगे, क्या फिर से वही नौबत आ जाएगी, पूरा कराची पूरा सिंध जो है हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर आप लोग खुद गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे। इस हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जैसे मैंने अपना जिक्र किया था इंट्रो में, आज हम बात करेंगे जो 3 दिन पहले पेपर्स लीक हुए, किस तरह से लीक हुए, कौन नकल माफिया इसके पीछे काम कर रहा है। इस हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है सैयद मुर्तज़ा शिराजी साहब, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन एंड कॉलेज वाइस चेयरमैन। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू मैडम। सर शिराजी और मुर्तज़ा, मैं आपको दोनों ही नाम से कॉल कर सकती हूँ। अच्छा, जिस तरह से आपको मालूम है, 3 दिन पहले जो पेपर्स लीक हो गए थे 9वीं और 10वीं के, तो मतलब इसके पीछे कौन माफिया काम कर रहा है, किस तरह से पेपर्स लीक हुए, मतलब इतनी जल्दी पेपर लीक हो जाना और बच्चों को व्हाट्सएप के ज़रिए पेपर्स मिल जाना। मतलब बकौल आपके, अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि सुबह 7 बजे, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक रात में पेपर्स लीक हुए थे। तो ये किस तरह से पेपर्स लीक हो गए और फिर इसके ऊपर मतलब इतनी जल्दी मतलब क्वेश्चंस भी नहीं चेंज किए गए, किसी किस्म की कोई मतलब आप लोगों ने कोई कार्रवाई भी नहीं की जो नकल किए गए, या फिर आप लोग खुद चाहते थे कि बच्चे नकल करके पास हो जाए, प्रमोट हो जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे मौके पे आपने याद फरमाया, और दूसरा यह कि ये कन्फ्यूजन जो है ये से दूर कर लेते हैं। पहली चीज़ है कि पेपर आउट रात को नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता, टेक्निकली चीज़ें हैं। जब ज़्यादा टाइम होगा तो उस वक्त आपको हम बता सकते हैं। ये पेपर लीक हुआ है या आउट हुआ है, ये हो रहा है 9 बजे के टाइमिंग में। ये कोई इतना बड़ा ये नहीं है कि ये हमारी वो पोजीशन है, वो बात है कि पेपर सेंटर्स पे पहुंचता है, वो तकसीम होना शुरू हो जाता है। 9 बजे बंडल खुलते हैं, तो अब उसमें से साफ ज़ाहिर हर जगह पर कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो कि गलत कामों में मुलविस हैं। तो वो अपने मफाद की खातिर वहाँ से उन्होंने व्हाट्सअप कर लिया और उसका नज़ला गिरा दिया बोर्ड के ऊपर। हालांकि बोर्ड की तरफ से ऐसी चीज़ नहीं हुई, और जहाँ मैं बोर्ड की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहा, मैं अपनी एसोसिएशन की और टेक्निकली और हक़ाइक़ पे बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई बोर्ड उसमें कोई किसी किस्म का मुलविस हो। बोर्ड की और बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, गलतियाँ हैं, जिसके ऊपर अभी तो गुफ्तगू भी होगी। तो लेकिन यहाँ पेपर आउट होने में बोर्ड मुलविस नहीं हो सकता। ठीक है जी। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि इसमें बोर्ड की कोई गफलत नहीं है, बोर्ड की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बोर्ड की तरफ से कोई मतलब पेपर जिस तरह से लीक नहीं किए गए, ये जो अभी 3 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं, जो पेपर हुआ है, तो क्या आप लोग इसे दोबारा से इस पेपर को करवाएंगे या फिर जो हो गया है वो हो चुका है? इसमें यह है कि ये पेपर की जो सूरत हाल बनी, बेसिकली 9:30 बजे पेपर होना था। बहुत सारे सेंटर्स पर पेपर 11:30 बजे तक तो पहुंचा ही नहीं था। असल मिस्टेक ये है। पेपर आउट होना कोई इतनी चीज़ नहीं है कि वो सब बच्चे 9 बजे सेंटर में इन हो गए। अब उसमें से चंद एक अगर चीज़ें पहुंची भी हैं तो वो गलत पहुंची है। बोर्ड की ये मिस्टेक ज़रूर है कि इन्होंने पेपर बहुत लेट पहुंचाए। उसकी मेन वजह CCOs है। इन्होंने CCOs बहुत सारे लगा लिए थे। इस मरतबा सेंटर्स की तादाद पिछले तमाम तर बोर्ड के एग्ज़ाम के हिसाब से सबसे ज़्यादा तादाद थी।
443 स्कूल के सेंटर्स बनाए और 443 ही सीसीओज होने चाहिए। ठीक है। अब सीसीओज भी इतने मौजूद नहीं थे, बहुत सारे सेंटर ऐसे थे, 38 सेंटर्स में तो सीसीओज भी मौजूद नहीं थे। सही। अब वहाँ पर वो पेपर कैसे पहुँचता, वहाँ पे पेपर नहीं पहुँच सका। पेपर ना पहुँचने की वजह से बहुत ज़्यादा औदम मचा। 2:15 बजे ऐसे स्कूल भी थे जहाँ पे 2:15 बजे पेपर शुरू हुआ। सुबह 9 बजे का बच्चा गया हुआ, 2 बजे पेपर 2:15 स्टार्ट बजे हुआ। सुबह का बच्चा गया हुआ, 9 बजे का बच्चा जो इन हो चुका, तो वो भूखा प्यासा, मेजॉरिटी बच्चों को ऐसी होती जो कि नाश्ता करके भी नहीं जाती। अब वहाँ पर वो पहुँच गए, उनके लिए ये वाला प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहा है कि अब 6-7 घंटे बच्चा घर से बाहर, उनके वालिदैन जब लेने के लिए गए तो पता चला कभी तो जहाँ पे पेपर नहीं पहुँचा, स्टार्ट होना है पेपर। अभी पेपर पहुँचा नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो उनको लेंगे कैसे। पूरे साल की कारकर्दगी हमारे इन बच्चों की 2 पेपर पे मुहित थी। इस मर्तबा ये किया गया, जो बच्चे मैथ और फिजिक्स में जितने नंबर लेंगे यही नंबर बाकी मादा पेपर में डिवाइड किया जाएंगे, उसकी परसेंटेज बनाई जाएगी। ओके। और जबकि ये पेपर, दोनों पेपर हार्ड पेपर होते हैं, हमेशा ज़्यादातर बच्चा फेल होने वाला वो इन 2 पेपरों में होता है, मैथ में और फिजिक्स में बच्चा फेल होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, मैंने तो सुना है कई सेंटर्स में टीचर्स भी नहीं आए थे, ये भी जो है वहाँ पे थोड़ा सा मसला चल रहा था, टीचर्स ना आने की वजह से भी पेपर लीक हो गए थे और जिस तरह से स्टूडेंट जो है वहाँ पे भरपूर तरीके से चीटिंग कर रहे थे। जी, आप बिल्कुल आपके ऐसी तरह मिली हैं, लेकिन जहाँ टीचर्स का अमल दखल सेंटर सुप्रिटेंडेंट पे होता है। जहाँ पे सेंटर बनाया गया उस सेंटर में यह है कि तादाद बहुत ज़्यादा दे दी गई, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं थी। बहुत छोटे छोटे स्कूलों को भी सेंटर बनाया गया, उन स्कूलों को भी सेंटर बनाया गया जो स्कूल की रजिस्ट्रेशन भी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये बोर्ड की इस किस्म की फेलियर ज़रूर है और ऐसा सीसीओ नहीं पहुँचे, एग्ज़ाम का जो निज़ाम था वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है। क्योंकि जब बात की गई थी बोर्ड इंतज़ामिया से तो वो कहते हैं कि ये स्कूल की गफलत है, स्कूल इंतज़ामिया की गफलत है, इसमें मैट्रिक बोर्ड का कोई किरदार नहीं है। नहीं जी, किरदार लाजिम व मलजूम है। जहाँ पर बोर्ड का किरदार है वहाँ सेंटर का किरदार है। नहीं, पेपर लीक होने में। हाँ, अब पेपर का वो आपसे गुजारिश मैं पहले कर चुका हूँ कि पेपर ऐसा सच लीक नहीं हुआ। अब जहाँ जिस सेंटर पर 9:30 बजे तो चीटिंग हो रही है ना, मतलब 3 दिन से जो पूरे सोशल मीडिया सारे न्यूज़ चैनल इस पे बात कर रहे हैं, जिसपे वजीर तालीम को भी तनकीद का निशाना बनाया गया है फेडरल की तरफ से। अब उसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये पेपर कैसे लीक हुआ। 9:30 बजे जिस सेंटर पर एग्ज़ाम हुआ और जहाँ 2:15 बजे एग्ज़ाम हो रहा है, ये जो गैप है, इस गैप के अंदर पेपर जा सकता है। दूसरा यह कि फ़र्ज़ किया कि एक सेंटर है, उस सेंटर में पेपर तकसीम करने के लिए कम व बेश आधा घंटा चाहिए, तो आधा घंटा पहले पेपर पैकेट खुलेगा, वो क्लासरूम में जाके तकसीम होगा। तो ये जो पैकेट के खुलने और तकसीम होने के दरमियान में अगर कोई पेपर लीक होता है, इसमें बोर्ड मुलव्वस नहीं है। तो आपका कहने का मतलब है कि इसमें स्टूडेंट्स मुलव्वस है? इसमें बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं और स्टूडेंट्स की सरपरस्ती करने वाले भी हो सकते हैं, जिसमें टीचर्स भी हो सकता है, जिसमें सेंटर सुप्रिटेंडेंट भी हो सकता है, जिसमें से आउटसाइडर लोग होते हैं। अक्सर कोचिंग सेंटर्स में कि लोग ये काम कर रहे होते हैं, ये ड्यूटीज़ वगैरह दे रहे होते हैं, तो वो लोग भी हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं, आपने कहा कि 9 बजे 9:30 बजे जो पेपर स्टार्ट होना है, कई 2:30 बजे एग्ज़ाम जो है मतलब पेपर स्टार्ट हुआ है पर्चा, तो मतलब उन बच्चों को आप लोगों ने अलाउ किया हुआ था वहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, वो जमा नहीं कराए गए थे? देखिए, ये अगर बच्चों की गफलत की वजह से भी होता है तो मतलब वहाँ पे कैसे इंतज़ामिया ने उनको मोबाइल हाथ में दे दिए कि आप लोग इस्तेमाल करते रहे जब तक, क्योंकि हमारे टाइम में तो यही था कि हमने टीचर को जब फ़ोन दे दिया तो वो दे दिया। उस वक्त तो खैर हमारे पेरेंट्स ही साथ हुआ करते थे, हमें तो उस वक्त अलाउ भी नहीं था फ़ोन इस्तेमाल करना। यहाँ पर जी बाकायदा तौर पर इंस्ट्रक्शंस है ना, एडमिट कार्ड के ऊपर रोल नंबर स्लिप जो दी जाती है, उसके ऊपर भी वैसे भी लिखा गया कि ये अलाउ नहीं है बोर्ड के अंदर, ये दौरान एग्ज़ाम ये अलाउ नहीं है। लेकिन चीज़ ये है कि बहुत कम जगहों पर, ये कुछ चंद एक इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें हैं। ठीक है।
उन्हें हम कोशिश कर रहे हैं, निशानदेही हमने भी बोर्ड को कराई है कि भाई इन इन जगहों पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नासूर है। और इसमें जो लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे बोर्ड है, चाहे सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं, चाहे वालिदैन हैं, हाँ। जो स्टूडेंट्स हैं, तो इसका कला कमा होना चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नासूर है हमारे मुआशरे के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जो माफिया है, जो नकल माफिया है, जो काम कर रहा था, जिस तरह से बच्चों का मुस्तकबिल के साथ खेला गया, जो बच्चे पूरी पूरी रात, पूरा पूरा महीना सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, मतलब उनके लिए तो कोई उनका और जो नकल माफिया जो है, मतलब उनमें क्या फ़र्क रह गया। जो बच्चा पूरे महीना तालीम मतलब तालीम हासिल करता है, मतलब याद करता है, अपनी प्रिपरेशन करता है हर चीज़ की, और जो बच्चा नहीं करता तो मतलब उनको तो सेम ही नंबर्स मिल जाएंगे इस तरह। मैडम, मैं यहाँ पे ये कहूँगा, आपने तो सेम कहा है, बदकिस्मती से सेम नहीं होता, बल्कि जो टैलेंटेड बच्चा है ना, वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उससे जहन में है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, वो चीटिंग की तरफ नहीं जाता। लेकिन उसके साथ में बंदा कोई चीटिंग कर रहा है, वो अपना उसका टाइम ही वेस्ट हो जाता है, उसको चीज़ आती है, वो कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, वो मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो चीज़ नहीं कर पाता। बिल्कुल आप जैसे ही कह रहे हैं, ये तो सिर्फ हमारे इसका ही नहीं है, ओवरऑल ये तो एग्ज़ाम की आप बात कर रहे हैं, ओवरऑल हमारे मुआशरे की ये एक बहुत बड़ी बुराई है। अच्छा, ये सिर्फ इस नाअहल साल का लोग मसला आ नहीं जाते है, ये हैं। हर साल के मसला लगा हुआ है, पेपर्स लीक हो जाना और इस तरह के मामला आए, मतलब हर साल तकरीबन चलते रहते हैं। तो ये अभी तक क्यों नहीं ये मामला रुका गया है? इसमें हमारे जो चेयरमैन हैं हैदर अली साहब, उनके अल्फाज बड़े प्यारे हैं कि नकल की हिस्ट्री भी उतनी पुरानी है जितनी एग्ज़ाम की हिस्ट्री है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले इतना मीडिया फास्ट नहीं था, अब मीडिया अब मीडिया फास्ट है, सोशल मीडिया भी फास्ट हो सोशल मीडिया भी फास्ट हो गया, मोबाइल एंड्रॉइड सेट आ गए, तो वहाँ पर भी सब निज़ाम आगे पीछे चलता रहता है। तो ये एक फॉल्ट है और ये हमने मिल के करना है। बिल्कुल। इसका ये नहीं है हम किसी एक पे डालें, हम बोर्ड पे डालेंगे, हम सातिज़ा पे डालेंगे, तो ये एक ज़्यादती होगी। एग्ज़ाम 8वीं तक हम लोग लेते हैं, कोई बोर्ड, कोई स्कूल के पास रश नहीं होता। जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है तो आप देखें कितना रश होता है। बिल्कुल होता है काफ़ी। अब जबकि छोटा बच्चा 8वीं तक का छोटा बच्चा है, प्ले ग्रुप का बच्चा छोटा है, वहाँ पे वालिदैन नहीं आते स्कूल में, हम लोग एग्ज़ाम ले रहे होते हैं, बिल्कुल फेयर एग्ज़ाम ले रहे होते हैं, वहाँ पे कभी किसी का कोई इतराज़ नहीं आया। लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो हमारी नाअहली है हुकूमत सिंध की, हमारे 7 बोर्ड हैं, 7 बोर्डों में अब चेयरमैन तकरीबन आ गए हैं, वरना इससे कबल 7 बोर्डों की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है, हमारे किसी बोर्ड में नहीं है, ठीक है, सेक्रेटरी एजुकेशन नहीं है, सही। वहाँ ऑडिट ऑफिसर नहीं है, और जो बोर्ड के चेयरमैन दिए जा रहे हैं तो वो अभी आए हैं, हमारे जहाँ मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन है शरफ अली शाह साहब, ये भी नए, इनका पहला एग्ज़ाम है, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था भाई क्या है क्या नहीं है। इसी तरीके से जो हमारे वहाँ पे डबल ओहदा संभाले बैठे हैं शेख साहब, ये सेक्रेटरी का भी ओहदा इनके पास है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का भी इनके पास है, और मज़े की बात है ये दोनों के चार्ज हैं इनके पास, ना कि कोई एक ओहदा इनके पास मुस्तकिल नहीं है। अगर जहाँ पर मुस्तकिल बंदा बैठा होता तो जवाब दे भी था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वज़ीर तालीम का क्या इस पे बयान सामने आया? वज़ीर तालीम, असल बोर्ड जो है ना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि बोर्ड वज़ीर तालीम के अंडर नहीं आता। नहीं, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इतनी बड़ी गफलत हो गई। एजुकेशन उनके आता है, ये निसार खोड़ों के अंडर आते हैं। बोर्ड की जो इंचार्ज है, जो सिस्टम है, ये निसार खोड़ों के पास है, लेकिन हुकूमत तो जिम्मेदार है, चाहे वो CM साहब हूँ, मिनिस्टर्स हूँ, सब के सब उसमें ये वैसे तो बयानबाजियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर उनका कोई अमल दखल नज़र नहीं आया। हालांकि ये चाहते तो ये सब कुछ कर सकते हैं, और मुश्किल ये होती है कि हमारे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उल्टा सीधा बयान ज़रूर आ जाता है, इम्तिहान होगा, इम्तिहान नहीं होगा, ये पेपर कैंसिल हो गए, ये पेपर कैंसिल नहीं हुए, ये पेपर दोबारा होगा, ये पेपर नहीं होगा। भाई आप एक स्टैंड लें, एक बयान दे दें, ताकि बच्चा, वालिदैन, असातिज़ा अपने जहन को उस तरफ लेके जाएं, वहाँ पर वो जुस्तजू दिखाएं। ठीक है, खुद भी ये कन्फ्यूज़ है और साथ में
बाकी को भी कंफ्यूज कर रहे बिल्कुल होते ठीक हैं। है ना शिराज साहब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, गुफ्तगू शामिल करेंगे अपने प्रोग्राम में, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम बैक। जिस तरह से मैं अभी ब्रेक से पहले जिक्र कर रही थी 9वीं और 10वीं के एग्ज़ाम्स के हवाले से, हमारे साथ मौजूद थे ऑल प्राइवेट स्कूल सिंध और प्राइवेट स्कूल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन शिराजी साहब, और साथ ही अभी हमारे सेकंड गेस्ट हमें ज्वाइन कर लिया। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार आबिद मलिक साहब। आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे आप? खैरियत से? आप मतलब सुन तो रहे होंगे क्योंकि आप यहीं पे मौजूद थे। जिस तरह से ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, 9वीं और 10वीं के जो पेपर्स हैं वो लीक हो गए 3 दिन पहले, और खुले आम जो है पर्चे मतलब जारी थे। और जिस तरह से आपने देखा कि मतलब व्हाट्सएप के ज़रिए स्टूडेंट्स जो एक दूसरे से कांटेक्ट में थे, बकौल शराज साहब के कि मतलब 9:30 बजे पेपर जो स्टार्ट हुआ था, लेकिन कई सेंटर्स में 2:30 बजे जो है पेपर स्टार्ट किया गया, मतलब टाइमिंग्स का ऊपर नीचे हो गया था। टीचर्स भी नहीं आई थी सेंटर्स में। मतलब आप क्या समझती हैं, स्कूल इंतज़ामिया की गलती, हमारे बोर्ड की, या फिर कोई नकल माफिया इसके पीछे काम कर रहा है? आई थिंक जो पहले सिस्टम था थोड़ा सा, जो हम शायद ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, तो वो सिस्टम को चेंज एकदम से जो किया गया पहले, शायद जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के लोग थे, आपके रेंजर्स थे, पुलिस थे, आई थिंक वो मिसिंग थे इस बार। तो वो एकदम से चेंज करना भी सही नहीं है। मतलब शायद इनका व्यू डिफरेंट था, लेकिन एकदम से चेंज नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ जो सिस्टम होता है उसको चलने देना चाहिए मेरे ख्याल में। और इस वक्त जो एक टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है, अगर ये सब चीज़ें कंप्यूटर बेस्ड हो तो ये चीज़ें बड़ी चेंज हो सकती है ना। चीटिंग वीटिंग सब जो है वो आपकी कम हो सकती है अगर आपकी कंप्यूटर बेस्ड हो, जैसे एमसीक्यूज़ है। मतलब यही चीज़ ओए लेवल के पेपर में क्यों नहीं होती, जो इंटर में हो रही है, कभी सुना ही नहीं वहाँ पे, जबकि वो एक प्राइवेट पूरा इदारा कराता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि अब वो प्राइवेट लोगों को लाना पड़ेगा उनको। और जिस तरह से बाकी इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, जैसे आई कैप है या IBA के, वो पेपर्स क्यों लीक नहीं होते? तो आई थिंक वी शुड लर्न कि भाई क्या वो चीज़ें हैं जिससे लर्निंग की जाए, और ताकि जो है नेक्स्ट टाइम जो है वो ये चीज़ ना हो। और मेरे ख्याल में ये है कि ये पेपर्स को अब दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब O लेवल का एक ज़माने में एक पेपर लीक हुआ था तो वो री पेपर पे गए थे वो। तो ये तो मेरे ख्याल में एग्ज़ाम्स है ही नहीं, तो ये तो इनको वापस की तरफ जाना है। लेकिन अभी तो इसके हवाले से कोई बात ही नहीं हो रही है ना। हाँ, मतलब वो ये एक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़ी गफलत है जिस तरह से, क्योंकि बोर्ड कहते हैं कि हमारी गफलत की वजह से नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल अपनी जिम्मेदारी, मतलब अपनी गफलत इसमें मान नहीं रहे, अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मतलब कौन है जिम्मेदार? स्टूडेंट्स खुद जिम्मेदार है। बकौल शिराज साहब के कि मतलब जिस तरह से मोबाइल के जरिए पेपर्स लीक हो गए, जिन्होंने सुबह में पेपर दिया था उन्होंने शाम में जाके मतलब दोपहर में 2:30 बजे। लेकिन मेरा सवाल ये था, जब तक पेपर स्टार्ट नहीं होता तब तक स्टूडेंट, मतलब ख़त्म नहीं होता सॉरी, तब तक स्टूडेंट्स को मोबाइल तो देर ही नहीं चाहिए था। मतलब मोबाइल तो देखें, मैं आपको एक चीज़, मोबाइल आ ही नहीं सकता। जो जितने बाकी इंस्टीट्यूशन में पेपर्स होते हैं, तो मोबाइल फ़ोन तो वो लाना ही अलाउड नहीं है। जैसे ACCA के होते हैं, मैंने खुद देखा था वहाँ पे ना, चेक किए थे चीज़ें, तो उसमें मोबाइल फ़ोन आप अंदर ही नहीं ले जा सकते। होटल्स में होते हैं वो अंदर अलाउ ही नहीं करते आपको। तो मोबाइल फ़ोन तो एक बच्चा लेके क्यों आया? पहले तो ये एक चीज़ थी ना। और अगर लाया तो वो चीज़ उनसे ले ली जाती पहले ही, तो उनके हाथ में होता ही नहीं मोबाइल फ़ोन। ये तो मेरे ख्याल में एक पूरा सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक अभी तो हमें वो करना चाहिए कि जैसे लास्ट टाइम जब पेपर्स हुए थे, जो कोविड की वजह से जो नहीं हो सके 2 साल पहले, जो सिस्टम था उस सिस्टम में ये दोबारा कराना पड़ेगा, वरना टेक्निकली आपकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई। अब आपकी ये जो इस वक्त जो पास होंगे लोग, उसको कौन लेगा? इस इंस्टीट्यूशन, मतलब जो पेपर लीक है और ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेशनली अगर कोई बंदा जा रहा है तो वो तो ये बोलेंगे कि जी आपके तो पेपर लीक होते हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। जिस तरह से भी शिराजी साहब ने कहा, ये 2 पेपर फिजिक्स और मैथ्स के जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमने ये सोचा था इसके नंबर हम डिवाइड कर देंगे और जो दीगर पेपर है उनमें। तो ये पेपर मतलब इम्पॉर्टेंट पेपर है। जिस तरह से एक बच्चा पूरा साल तवज्जो देता है अपनी तालीम के ऊपर, और करीब होते हैं जब एग्जाम्स, तो वो दिन ना देखते हैं ना रात देखते हैं बच्चे, वो मतलब पढ़ाई कर रहे होते हैं, अपनी कई रातों की नींद ख़राब कर देते हैं सिर्फ तालीम के लिए कि हमने अच्छा एग्ज़ाम देना है। ये 2 पेपर तो हमारे वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, और ये इन्हीं पेपर के लिए मतलब जो तैयारी होती है, तो मतलब वो जिन्होंने नकल की हुई है उनमें और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा? एग्जैक्टली। तो यही मेरे ख्याल में ये है कि पेपर्स वापस लेने चाहिए। मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि इसको देख लें,
जैसे इंटरनेशनली होता है, लीकेज हो जाती है, वहाँ भी होती है, लेकिन इनको पेपर वापस लेने चाहिए, वरना क्रेडिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम पे एक क्वेश्चन मार्क है इस वक्त राइट नाउ, कि जो कि अगर सही करना है तो दे नीड टू टेक दीज पेपर्स, एटलीस्ट 2 पेपर्स कि वो वापस ले और प्राइवेट इदारों को मेरे ख्याल में इनको यूज़ करना चाहिए। इसमें IBA के लोग आप यूज़ कर सकते हैं, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर ही है IBA, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी का सेटअप अलग है, IBA का सेटअप अलग है, लोग अलग हैं। बिल्कुल ठीक है ना। अब सब आप बताएं, आपने इस बार किस तरह के SOPs देखा, मतलब ड्यूरिंग पेपर SOPs फॉलो कराई जा रही थी या फिर उसी तरह के जैसे नॉर्मल पेपर्स हुआ करते थे, या कोई हमारी मेरे ख्याल में तो जो टेलीविजन पे नज़र आ रहा था SOPs वगैरह तो कोई ऐसा सिस्टम था नहीं, मतलब अंदर भी जो दिखा रहे थे न्यूज़ चैनल ही दिखा रहे थे, तो वो भी बहुत ही मतलब फील नहीं हो रहा था कि ऐसा लग नहीं रहा था कि मतलब वो एक बच्चे के चेहरे पे जो टेंशन होता है, जो हमारे जब हम दे रहे थे तो एक फीलिंग होती थी ना कि आप पेपर्स देने जा रहे हैं, तो वो फीलिंग ही नहीं थी, एवरीबडी वाज लाफिंग, और मतलब एक नॉर्मल जैसे आपको खेलने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए कोई पेपर देना या ना देना उनके लिए एक ही जैसा था। प्रॉब्ली वो 2 साल के बाद हुए थे तो वो लोग भूल गए थे कि पेपर देना भी कोई चीज़ होती है। हाँ, वो प्रमोट तो वैसे ही छोटे बच्चों को कर दिया जाता, तो उन्होंने सोचा हम भी प्रमोट हो जाएंगे। इसमें आप क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी वो बोले कि इसको रीपेपर होने चाहिए? रीपेपरिंग का तो सिस्टम ऐसा है कि काफ़ी ये समझ लें कि ये दोबारा ही एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 पेपर थे, एक पेपर में कुछ ज़्यादा हुल्लड़बाजी थी, उस हुल्लड़बाजी में हाँ ये हमारा मुतालबा ज़रूर है कि बोर्ड से कि इस पेपर को कुछ इस अंदाज से बनाया जाए, इस तरीके से सिस्टम किया जाए कि ताकि बच्चों को नंबरिंग में जो है ज़्यादती ना हो। बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने सुबह पेपर दे दिया, उनका पेपर सही हो गया, अच्छा हो गया, बुरा हुआ, वो एक अलग से। अब ऐसा बच्चा है कि जिसने सेकंड टाइम में पेपर दिए, उसके पूरे के पूरे साल पेपर उसको मिल गया। अब साल पेपर चंद एक सेंटरों पे उन्हें मिल गया। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर ये ऑप्शन नहीं था, उनकी नकल का रुझान नहीं था, उनका कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन वो मेंटली तौर पे 5-6 घंटे जो रहे हैं वो इतने कंफ्यूज रहे कि आम रूटीन में वो तो मासूम से बच्चे हैं। आप और हम अगर किसी जगह पे थोड़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ जाए तो हम मेंटली तौर पे हमारी जो कोफ्त है वो बहुत ज़्यादा है, जहन हमारा मफलूज हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जहाँ हर जगह पर पहली चीज़ ये कि ये जो हम नकल ये कर रहे हैं ना, ये चंद एक टाउन है, ओवरऑल पूरा कराची नहीं है। मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, मैं कराची की बात करूँगा। कराची में चंद टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे ये नकल का रुझान है, मेजॉरिटी नहीं है। या मैं ये कहूँ कि चंद एक ऐसे लोग हैं जो सेंटर्स बनवाते ही इसलिए हैं कि ताकि हमारा वहाँ पर निज़ाम चले, हमारे नकल का निज़ाम चले, जिसमें हम पहले तो जो वक्फे में बात हो रही थी कि इसमें मुलव्वस सिर्फ़ और सिर्फ हम इल्ज़ाम टीचर्स पे डालें तब भी गलत है, अगर ये इल्ज़ाम हम सिर्फ बोर्ड पे डालें तब भी गलत है, ये वालिदैन पे डालने तब भी गलत है। तो ओवरऑल हम सब मतलब सब अपने सेंटर्स बनाए क्यों जाते हैं जब मालूम है हमारी इंतजामिया को इस तरह के सेंटर्स कायम हैं, तो क्यों नहीं इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते, इसको फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। मैं आपके पास आऊँगी, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगी हमारी बाखबर कराची की टीम उन सेंटर से पहुँची थी, K21 की जो काविशें हैं, मैं चाहूँगी कि हम उस पर भी हम बात कर लें, किस तरह से उन्होंने देखा वहाँ पर, किस तरह से पेपर्स के हवाले से जो है इंतजामिया से कॉन्टैक्ट किया गया। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे इमरान मीज़ान। इमरान, आप हमें सुन सकते हैं तो आप हमें बताएं किस तरह से वहाँ पे पेपर्स लीक हुए कराची समेत पूरे सिंध भर की, आप हमें सूरत हाल से आगाह करें। जी निदा, बहुत शुक्रिया। निदा, मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो है कोविड की वजह से पेपर नहीं हो सके थे, सब बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन इस साल जो है 5 जुलाई को जो है 10वीं और 9वीं के जो है पेपर लिए जा रहे थे। 5 जुलाई को 10वीं क्लास के जो है फिज़िक्स का पेपर लिया गया। और मैं इंटरेस्टिंग बात आपको ये बताऊं कि फिज़िक्स का पेपर जो है आधे घंटे पहले ही जो है वो सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप की जो है जीनत बना रहा। 300 रुपए में ये पेपर जो है फिज़िक्स का बिकता रहा। कोई इंतज़ामिया नहीं आई, वज़ीर तालीम साहब हमने कहीं नहीं देखा सईद गनी साहब को कि वो निकले हों, एक्शन लिया हो उन्होंने। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं और कल जो है 9वीं जमात का जो है 9वीं क्लास का जो है रियाजी का पेपर लिया गया, वो ही जो पिछले पेपर में हुआ है वही आधे घंटे पहले लीक हो जाना, वही सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बना रहा। 200-300 रुपए में बिका।
साथ ही साथ कराची में मैं कहूँगा 50% जो है फिर भी कंट्रोल कर लिया गया था। मगर इंटीरियर सिंध, ठक्कर, लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद, यहाँ पे इस तरीके से पेपर हुए हैं जैसे हमारे जो बच्चे हैं, तलबा जो हैं, वो ऐसा लग रहा था क्लासों में पेपर नहीं दे रहे, वो अपने ड्राइंग रूम में बैठ के जो है मोबाइल के साथ होमवर्क कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे उन्होंने पेपर छापे हैं कि मैं कहूँगा कि मैंने पिछली जो भी पेपर गुजरे हैं उसमें इतनी चीटिंग नहीं हुई जितने इस बार जो है ये पेपर में हुआ है। और हमारी जो स्कूल इंतजामिया जो है सेंटर की, वो तो इतनी बेबस नजर आई है निदा, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था कि वो इतने बेबस थे कि इतने के वो बस जान छुड़ाए, पेपर खत्म हो और वो घर जाके बैठ जाए, बस ऐसा सिचुएशन थी। कोई हमें मुशीर नजर नहीं आया, कोई हमें वजीर तालीम, इंतजामिया, कोई भी हमें नजर नहीं आई। बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लगा रहा और हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपना कैरियर जो है खेला है कैरियर से। और नकल माफिया जो इतनी उरूज में रही है, नकल माफिया 144 की खिलाफ वर्जी इतनी की गई है, यहाँ तक के सेंटर के इर्द गिर्द फोटो कॉपी मशीन की जो दुकानें हैं वो भी बंद कर दी गई थी। उसके बावजूद 144 की इतनी खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई है। और साथ ही साथ मैं आपको निदा ये भी बताऊं कि इस साल जो हमने जब उनसे मैट्रिक के जो हमने बोर्ड के चेयरमैन से रब्ता करने की कोशिश की तो उन्होंने सारा का सारा जो इल्ज़ाम है वो स्कूल इंतजामिया पे डाल दिया। उन्होंने खुलेआम ये कह दिया कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने पेपर 9 बजे सबको हैंड ओवर कर दिया था सेंटर में। अब सेंटर के अंदर जो हेडमास्टर हैं, जो टीचर हैं, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने पेपर लीक किया। उन्हें खुलेआम उन्होंने ये कह दिया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम ये नहीं लेते इल्ज़ाम, ये सारा इल्ज़ाम जो है ये स्कूल इंतजामिया के ऊपर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान मिज़ान, आपने हमें अपडेट किया। जिस तरह से आपने देखा आबिद साहब, जिस तरह से बोर्ड कह रही है कि हमारी गफलत नहीं है, ये स्कूल इंतजामिया की गफलत है, 144 की भी खिलाफ वर्जी की गई। जिस तरह से आपने देखा इमरान मिज़ान की आपने रिपोर्ट, मतलब उन्होंने जिस तरह से अभी बयान किया कि फ़ोटो कॉपीज़ की सारी शॉप्स भी बंद कर दी गई, मतलब उसके बावजूद इतनी बड़ी गफलत हो गई। और कल का भी पेपर जिस तरह से वो भी लीक हो गया, मतलब हम 3 दिन पुराने पेपर की बात करें लेकिन कल भी सेम सिचुएशन थी। आई थिंक गवर्नमेंट को चाहिए कि अभी तो मेरे ख्याल में इनको कोई एक्शन की ज़रूरत है। और ये पूरा माफिया है जो कि इसमें मुलव्वस है। टीचर्स और इंतज़ामिया तो अपनी जगह होगी, लेकिन ये कि जो एक पीछे एक पूरा नेटवर्क होगा जो कि ये सेल कर रहा होगा, और सोशल मीडिया, तो आई थिंक इसमें तो मेरे ख्याल में जो टीम है साइबर क्राइम की जो इनके पास है, गवर्नमेंट के पास, जो जिस तरह से पेपर्स लीक होते हैं, तो साइबर क्राइम शुड कम फॉरवर्ड। और मतलब जो भी लोग इन्वॉल्व हैं तो दे शुड बी पेनलाइज्ड, जो भी क्रिमिनल ऑफेंस है, ये तो एक तरह की चोरी है। मतलब मज़े की बात यह है कि जिस तरह से अभी हमारे नुमाइंदे इमरान मिज़ान ने बताया कि बच्चे इस तरह से हंस रहे थे और ड्राइंग रूम में बिल्कुल रिलैक्स इन्वायरमेंट था उनको, मतलब टीचर्स भी उनके साथ इस तरह से थी कि आपने जो करना है आप कर लें, अपने ड्राइंग रूम में बैठ के पेपर्स दे रहे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे प्राइवेट स्कूल्स के लिए। हमारी मतलब आप अगर बोलते भी बोर्ड के उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मुझे तो लगता है कि गफलत सभी की है, सभी को इसमें जवाबदेह होना चाहिए। मेरे ख्याल में इसमें तो फेडरल लेवल पे एक चीज़ होनी चाहिए कि जो पूरा निज़ाम है इसके ऊपर कोई एक ऐसी चीज़ आ जाए, और ये पेपर्स तो रीडू होने चाहिए, बिकॉज ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है टोटली। तो इसमें अली माजिद शेख का कल बयान आया है ना, मतलब उन्होंने जो वजीर तालीम है सईद गनी, उनको बाकायदा तनकीद का निशाना बनाया गया। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी गफलत हो कैसे सकती है? नहीं, सईद गनी साहब को तो मेरे ख्याल में रात को ये होना चाहिए कि ये कैंसिल कर रहे हैं पेपर्स, और ये दोबारा ईद के बाद या जो भी है 1 महीने का टाइम दे के प्रॉपर्ली पूरा सेटअप करके, और उसके बाद जो है ये इनको जिस तरह से सप्लीज हुआ करती थी उसी तरह से ये आपको एक वापस लेना पड़ेगा। ये तो क्रेडिबिलिटी आउट हो गई है। वो 1-2 सेंटर का ये मसला नहीं है, तो पूरा ओवरऑल आपका पूरा ढांचा खराब है। लेकिन 1-2 सेंटर तो चले होंगे जो इन्होंने पॉइंट आउट किया, वो होंगे, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि पूरे ही लोग इन्वॉल्व है ना। मतलब 1-2 सेंटर की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही मेरे ख्याल में। जो अगर इंटीरियर सिंध जा रहे हैं तो वहाँ तो पूरा ही निज़ाम आउट हो गया पूरा टोटली। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्या कहेंगे शादी साहब? मैं तो इसमें ये कहूँगा कि ये जहाँ तक आपने थोड़ा सा प्राइवेट को ज़्यादा रगड़े में डाल रहे हैं, नहीं, तो मतलब एग्ज़ाम तो प्राइवेट का भी है और गवर्नमेंट का भी है। सेंटर्स ज़्यादातर जो बनाए जाते हैं, ये दोनों बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट के भी बनते हैं और प्राइवेट भी बनते हैं। तो क्योंकि मैं प्राइवेट की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इसमें अच्छे बुरे हर जगह पे मौजूद हैं जी। आप विज़िट करें अभी, और पेपर भी होने हैं।
यहाँ सेंट्रल एरियाज़ में आप जाएंगे तो आपको ये नकल का रुझान और उधम कम नज़र आएगा, मज़ाफ़ाती इलाकों में कुछ ज़्यादा नज़र आता है। तो इसमें बोर्ड को हम बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते। जैसे इमरान भाई अभी जिक्र कर रहे थे कि चेयरमैन साहब ने टीचर्स पे डाला, टीचर्स की ड्यूटी कौन लगाता है, सेंटर्स कौन बनाता है, सेंटर्स में तादाद कितनी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये SOPs के तहत जो तय ये पाया था फार्मूला, वो ये था कि कम से कम बच्चे दिए जाएं एक सेंटर में एग्ज़ाम के लिए, कम से कम बच्चा हो ताकि SOPs का ख्याल रखा जा सके। लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा है, शायद आपने गौर नहीं किया होगा कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्कूल हैं, उनके छतों के ऊपर टेंट लगा के एग्ज़ाम लिया गया। बिल्कुल ऐसी है। अब जब छतों पे टेंट लगा के एग्ज़ाम ले रहे हैं इस गर्मी के अंदर, जो हमारे पसीने आ रहे हैं, सब चीज़ें छूट रही हैं, पेपर जब वो बच्चा कर रहा है तो साफ तौर पर पेपर भी ख़राब हो रहा है। और ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा नकाल हो, कुछ बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, जो कि आप थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे। अब पढ़ने वाले बच्चे के साथ ये ज़्यादती है। जी बिल्कुल ज़ाहिर है, अभी हम भी इसी चीज़ का तो जिक्र कर रहे थे। अब वो बच्चा जो नकल के आसरे पे गया हुआ है, वो अपना मवाद लिया हुआ है। मोबाइल का जहाँ तक जिक्र हो रहा था, मोबाइल बोर्ड की तरफ से एडमिट कार्ड के ऊपर बाकायदा तौर पे तहरीर है कि आप लेके नहीं जा सकते। ठीक है। अब बोर्ड जहाँ पे बरी ज़िम्मा हो गया कि भाई उनके पास अथॉरिटी नहीं है कि वहाँ पर उसको रोक सके। बोर्ड अलहदा अपनी जगह पे बैठा, इसने ड्यूटी लगा दी टीचर्स की, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की, CCOs की, अब जो कि CCOs ख़त्म कर दिए गए हैं, अब इनकी ड्यूटी लगाई गई। और जिनकी ड्यूटी नहीं भी लगी हुई, मोबाइल किसने लेके दिया उसको? वालिदैन ने। तो वालिदैन भी तो मुलविस हो गए। जब स्कूल इंतजामिया के वो पास आता है तो बच्चे फिर कौन जिम्मेदार है? इंतजामिया जिम्मेदार है या फिर स्टूडेंट खुद जिम्मेदार है? वो मैं आपको कहूँ कि इसमें सब जिम्मेदार हैं। इंतजामिया भी जिम्मेदार है। देखें, वो अगर सख्ती करते तो कोई भी मोबाइल नहीं लाएगा। उन्होंने ढील दी कि बच्चे के पास मोबाइल है। अब जिनके पास, हर वालिदैन के पास, हर बच्चे के पास एंड्रॉइड सेट मौजूद नहीं है। अब जिनके पास एंड्रॉइड सेट मौजूद थे और जिनके पास मौजूद नहीं थे, अब दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। अब जो बच्चा बग़ैर मोबाइल के था, अब वो पछता रहा है कि काश मेरे पास भी मोबाइल होता, मैं भी ऐसे मज़े लूटता। लेकिन मजे तो सभी ने लूटे। राती गंगा में सभी ने हाथ धोए अपने अपने। नहीं, उसमें ये देखे, पढ़ने वाला बच्चा डिस्टर्ब हुआ है, वो नकल की तरफ नहीं जाता। ये बहुत इम्पोर्टेंट अब बच्चे को मुकम्मल तैयारी है, पूरा साल वो तैयारी करता रहा, हत्ता कि उसे ये मालूम हो गया कि भाई मेरा तमाम तर दारो मदार इन 2 पेपर्स पे है। उसने फोकस किया इन 2 पेपर्स को, क्योंकि उसे मालूम है कि बाकी सब्जेक्ट जैसे उर्दू थी, इस्लामियात, इंग्लिश, इनमें नंबर बच्चों के आ जाते हैं, अच्छे नंबर आ जाते हैं। कम नंबर किस में आते हैं? फिजिक्स और मैथ में। हत्ता के कम के आते हैं, इसमें अक्सर बच्चे फेलियर की तादाद इनमें ज़्यादा होती है। तो अब बच्चों ने अपने आप को फोकस किया मैथ और फिजिक्स में, और जहाँ पे जब हुल्लड़बाजी आ गई तो वो यकसुई से पेपर वो भी ना दे सके। ठीक है जी, सही है शराजी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम एक और मेहमान के साथ हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।